आपने आमिर खान की गजनी फिल्म देखी होगी। गजनी जिसमें हीरो को भूलने की बीमारी होती है। वो जितने भी लोगों के नाम उसके पास होते हैं या तो वो कहीं डायरी में लिख कर रखता है या उनकी फ़ोटो खींचता है, और बहुत सारे नाम उसने अपने शरीर पर गुदवा लिए थे। और फ़ोटो वो इसलिए रखता है कि जब भी किसी व्यक्ति को देखे तो उसकी फ़ोटो से मिलान कर उसे याद आ जाए कि ये कौन था। ये आपने रियल लाइफ में देखा जो आमिर खान की फिल्म गजनी थी। आज हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ गजनी की, जिसने अपनी दोनों जांघों पर 22 लोगों के नाम गुदवा रखे थे और दोनों पैरों की जांघों पर 22 नाम गुदे थे। और ऐसा क्या था जो उसने लोगों के नाम गुदवा कर रखे थे। रियल लाइफ में तो गजनी की मौत नहीं होती है, पर रियल लाइफ में इस गजनी का कत्ल हो जाता है। क्या थी कहानी, कौन है ये रियल गजनी, क्यों उसने 22 लोगों के नाम गुदवाए, क्यों उसका कत्ल हुआ, कौन था उसे मारने वाला, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। इस कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र मुंबई से होती है और वर्ली के पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है सुबह लगभग 11 बजे के आसपास। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि वर्ली में एक स्पा सेंटर है, वहाँ एक कत्ल हो गया है, आप जाओ और उस स्पा सेंटर पर जाकर देखो, आपको एक लाश मिलेगी। उस स्पा सेंटर का नाम होता है सॉफ्ट टच स्पा सेंटर। पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस को लाश देखकर, शनाख्त देखकर ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया दिख रहा था कि कत्ल हुआ है, गला किसी धारदार वस्तु या हथियार से रेत दिया गया है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, फॉरेंसिक टीम को वहाँ बुलाती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस को शिनाख्ती में दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि पुलिस उस मृतक को जानती थी। वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट था। आरटीआई एक्टिविस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत किसी भी सरकारी क्षेत्र या चलने वाले व्यापार या बिल्डिंग परमिशन की जानकारी निकालने का एक विधान है, तो जिसका प्रयोग आरटीआई एक्टिविस्ट लोग करते हैं। और वो पुलिस के लिए भी मुखबरी किया करता था, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट था तो भी जानकारी उसे मिलती कि यहाँ गैर कानूनी काम हो रहा है तो वो पुलिस को बता दिया करता। तो इसलिए पुलिस भी उसको पहचानती थी, तो इसलिए उसकी पहचान तुरंत हो गई। अब जो नाम निकलकर सामने आता है वो होता है गुरु वाघमारे। आरटीआई एक्टिविस्ट जिसका कत्ल हुआ था, उम्र लगभग 52 साल। गले में तेज हथियार या कहें तेज ब्लेड या जो भी हथियार था उससे गला काट दिया गया था, और हाथ और शरीर पे भी कई चोट के निशान थे, जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता था कि यह कत्ल है, एक रंजिश से कत्ल कर दिया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट था और पुलिस का मुखबिर भी था, उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज थे। दरअसल वो आरटीआई एक्टिविस्ट था, आरटीआई में सूचना निकाला करता था और पुलिस की मुखबरी भी किया करता था, पर जब उसको ये सूचना मिल जाती कि यहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहा है तो वो उन्हें ब्लैकमेल किया करता। और जिस स्पा सेंटर से उसकी जांच लाश मिलती है, पुलिस भी वहीं से अपनी कार्रवाई को करना शुरू करती है, क्योंकि लाश वहाँ मिली थी तो पुलिस वहीं से अपनी विवेचना चालू करती है। इसका इतिहास ये था कि ये आरटीआई के आड़ में लोगों को ब्लैकमेल किया करता था, और ब्लैकमेल करते हैं तो कई लोगों से हमारी दुश्मनी भी हो जाती है, तो पुलिस इस एंगल से भी इसको जोड़कर देख रही थी। अब पुलिस मालिक को, स्पा सेंटर के मालिक को वहाँ बुलाती है। मालिक का नाम संतोष होता है। संतोष वहाँ लगभग 1 बजे के आसपास पहुँचता है और वो पुलिस को बताता है। पुलिस पूछती है कि क्या हुआ है और स्टाफ कहाँ है, तो संतोष बताता है कि कल गुरु वाघमारे रात के लगभग 1 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया था, और गर्लफ्रेंड अभी स्पा सेंटर में बने हुए कमरे के अंदर ही है, मैं उसे भी बुला लेता हूँ। गर्लफ्रेंड ने बताया कि कल गुरु वाघमारे का जन्मदिन था, हम लोग
पब गए, वहाँ हमने शराब पी, एंजॉय करा, पार्टी करी और लगभग 1 और 1:30 बजे के पास हम लोग स्पा सेंटर आए। जब तक संतोष जो स्पा सेंटर का मालिक था वो भी स्टाफ को बाहर डिनर पर ले गया था और सभी स्टाफ को उसने वहीं से होटल से घर भेज दिया कि अब आप लोग जाइए, कल आना। और संतोष भी स्पा सेंटर लगभग 1:30 बजे तक पहुंच चुका था। रात के 1:30 बजे उस स्पा सेंटर में से 3 लोग थे। पहला संतोष जो उस स्पा सेंटर का मालिक था, दूसरा गुरु वाघमारे जिसका कि कत्ल हुआ था, तीसरा उसकी गर्लफ्रेंड। अभी तीनों वहाँ पर थे तो गुरु वाघमारे अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि तुम जाओ और कमरे में सो जाओ, हमें आपस में कुछ बात करनी है। तो संतोष भी उसकी गर्लफ्रेंड को जाने के लिए इशारा करता है। स्पा सेंटर में कुछ छोटे छोटे कमरे भी थे जो स्टाफ के रहने के लिए करते थे। असल में उस स्पा सेंटर में स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति का भी काम हुआ करता था। ये स्टोरी में आगे आपको भी पता हुआ। तो वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है और बताती है कि जब मैं सुबह नीचे उठी और कमरे में गई तो मैंने देखा कि गुरु वाघमारे की लाश वहाँ पड़ी है। तो मैंने सबसे पहले ऑनर को फ़ोन किया, संतोष को, और संतोष फिर यहाँ पर आए। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस यहाँ पर आई। अब पुलिस को जो कहानी बताती है तो ये कहानी थी कि वहाँ पहली बार वो दोनों गए और दूसरा स्पा सेंटर में लाश मिली। पुलिस का पूरा जो जांच का एंगल था वो स्पा सेंटर के आसपास ही घूम रहा था। अब पुलिस क्रॉस चेक करती है कि ये सही निकला कि बार में ये लोग पार्टी करने गए थे, वहाँ से रात को 12 बजे ये लोग वापस आए और ये बात बिल्कुल सही थी। अब पुलिस जांच पड़ताल चालू करती है। वो उस बार के बाहर के सीसीटीवी फुटेज को देखती है तो पाती है कि 2 लोग स्कूटी से इनका पीछा कर रहे थे। बारिश का समय था, दोनों ने रेनकोट पहन रखा था तो चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे और ना ही स्कूटी पर कोई नंबर था। अब पुलिस स्पा सेंटर के बाहर के कैमरों को खंगालना शुरू करती है कि देखती है कि शायद वहाँ कैमरे से कुछ दिख जाए। तो देखती है कि दोनों गुरुवार वाघमारे और उनकी गर्लफ्रेंड स्पा सेंटर तक आते हैं। स्पा सेंटर पर रुके और तभी स्कूटी जिस पे नंबर नहीं था वो दोनों भी इनके पीछे पीछे आते हैं और वो स्पा सेंटर में गए थे। अब पुलिस का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा कि हो ना हो इन 2 लोग जो स्कूटी पर आए हैं, जिस स्कूटी पर नंबर नहीं और रेनकोट पहने हुए, इन दोनों ने ही गुरु वाघमारे का कत्ल किया है। पर उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और ना स्कूटी पर नंबर था। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। फिर पुलिस आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को देखती है, खंगालना शुरू करती है तो वो पाती है कि पास में एक दुकान थी, वहाँ पर ये दोनों गए हैं। पुलिस दुकानदार के पास जाती है और उससे पूछती है कि कल क्या तो कोई 2 लोग रेनकोट पहने तुम्हारे यहाँ आए थे? दुकानदार कहता है कि साहब मैं ऐसे नहीं बता सकता, बहुत सारे लोग मेरी दुकान पर आते हैं और जाते हैं, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ। सीसीटीवी फुटेज दुकानदार द्वारा दिखाया जाता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो दुकानदार बताता है कि हाँ, इन दोनों ने मेरी दुकान से 20 रुपये का सामान लिया था, शायद गुटखा लिया था, और उन्होंने मुझे यूपीआई किया था। यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट होता है, हम फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम पर करते हैं जो, और जब पेमेंट करते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर और हमारा नाम भी दुकान वाले के पास चला जाता है। जैसे जिस व्यक्ति को पेमेंट करते हैं उसके पास चला जाता है। दुकानदार अपने मोबाइल को निकालता है, रसीद निकालता है तो तय समय के मुताबिक जो पुलिस ने उसे समय बताया था वो देखता है कि हाँ 20 रुपये का यूपीआई पेमेंट हुआ था और उसमें उसका नंबर भी आ गया था और सामने वाले का नाम भी आ गया था। नाम जो निकलकर सामने आता है वो असलम नाम निकलकर सामने आता है और पुलिस जब उसकी सीडीआर निकालती है, पता करती है कि सबसे ज़्यादा असलम की किस नंबर पर बात हुई थी। तो एक नंबर पर सबसे ज़्यादा बात हुई थी, वो भी अब पुलिस के शक के दायरे में आ गया था क्योंकि ये कत्ल का मामला था। इधर एक टीम कातिलों को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसके हाथ में फ़ोन नंबर लगता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन की डिटेल लगती है,
उसका नंबर पता चलता है और उस नंबर से किस नंबर पे सबसे ज़्यादा बात हुई थी ये पता चलता है। अब एक दूसरी टीम थी जिसने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और वो घटना स्थल का मुआयना कर रहे थे, फॉरेंसिक की बात कर रही थी। तभी अस्पताल से मेडिकल करने वाले डॉक्टर का फ़ोन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आता है। वो बताता है कि इस व्यक्ति की दोनों जांघों पर कुल 22 नाम गुदे हुए हैं। वो 22 नाम जो लिखे थे वो टेटू के रूप में लिखे थे, जैसे हम टेटू बनवाते हैं परमानेंट जो मिटता नहीं है, तो वैसे टेटू के रूप में बने हुए थे। और सबसे ख़ास बात ये थी कि उन टेटू के ऊपर एक लाइन लिखी थी मराठी भाषा में, जिसको मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। मराठी भाषा में इसलिए लिखी थी कि महाराष्ट्र का केस है, महाराष्ट्र का लोकल व्यक्ति था वो गुरु वाघमारे, उसने मराठी में नेटिव लैंग्वेज में लिखा था, लोकल लैंग्वेज में। उसके टेटुओं के सबसे ऊपर लिखा था कि यदि मेरी कत्ल हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे एक्सीडेंट में कोई मार दे या मुझे कोई जहर देकर किसी भी तरह से मार दे, तो मेरी मौत के जिम्मेदार इन 22 लोगों में से कोई एक है। ये कोई एक होगा या 2 होंगे। जब भी मैं मरूँ तो इन 22 लोगों से पूछताछ की जाए, क्योंकि मुझे इन्हीं से खतरा है और यही मुझे जान से मार सकते हैं। और जो उसने नाम गुदवा रखे थे वो गजनी फिल्म के आमिर खान की तरह गुदवा रखे थे। आमिर खान ने अपने पूरे शरीर पे नाम गुदवा रखे थे और गुरु वाघमारे ने अपने दोनों पैरों की जांघों पर 22 नाम टेटू में गुदवा रखे थे। अब ये सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस दूसरे पैरों पर भी काम कर रही थी कि उन 2 रेनकोट वालों की कोई क्लू मिल सके, हम इनको पकड़ सकें। तो पुलिस सारी जानकारी जुटा ही रही थी कि पुलिस के पास वो नाम, वो नंबर, किस नंबर पर बात होती है, सब आ जाता है। दूसरी टीम पहली टीम को अवगत कराती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सारी बात बताती है। और असलम ने जिस नंबर पर सबसे ज़्यादा बात की थी वो नंबर और किसी का नहीं, संतोष का निकलता है। अब पुलिस टीम उस व्यक्ति के पास जो नंबर मिला था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास पूरी जानकारी आ चुकी थी, पर संतोष उस पब का मालिक था। संतोष ने पुलिस को फ़ोन किया तो संतोष उस असलम जो कातिल था या कातिल नहीं भी था, आगे मालूम पड़ेगा, उससे सबसे ज़्यादा बातें क्यों की। पुलिस के पास इन दोनों सवालों के जवाब नहीं थे। संतोष स्पा का मालिक था, ये बात बिल्कुल सही थी, स्टोरी मैंने आपको बताई, और उसने ही पुलिस को फ़ोन किया था। पुलिस संतोष को कस्टडी में ले लेती है और उधर वो टीम डॉक्टर को फ़ोन करती है कि 22 नाम जो पैरों पर गुदे हैं, आप उनकी फ़ोटो हमें भेजिए, हम उन 22 नामों को पढ़ना चाहते हैं। पुलिस को संतोष पर शक था। पुलिस कंफर्म करना चाहती थी कि उन 22 लोगों में संतोष का नाम तो नहीं है। यदि संतोष का नाम है तो संतोष भी कातिल हो सकता है। पुलिस उन नामों को पढ़ना शुरू करती है और एक दिन 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जैसे ही पुलिस 8वें नंबर पर पहुंचती है वहाँ संतोष का नाम लिखा होता है। संतोष जो था स्पा का मालिक था, मतलब मरने वाले ने अपने कातिल का नाम अपनी जांघ पर लिखवा लिया था और कातिल का नाम 8वें नंबर पर था। उसने 22 लोगों के नाम लिखे थे और सबसे ऊपर यही लिखा था कि यदि मेरा कत्ल होता है तो इन 22 में से ही कोई मेरी मौत का जिम्मेदार होगा, इनसे पूछताछ की जाए। अब जांघों पर दुश्मन या कातिल का नाम कहें, डेड बॉडी भी उसी के स्पा में मिलती है, फ़ोन नंबर भी वही होता है जिस पर असलम ने सबसे ज़्यादा बात की थी। संतोष ही सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस के पास अभी 3 कड़ियाँ थी। स्पा सेंटर का मालिक संतोष था, सबसे ज़्यादा नंबर उसी पे बात हुई थी और उसका नाम 8वें नंबर पर पाया गया था। अब पुलिस तीनों कड़ियों को आपस में जोड़कर देखना शुरू करती है। पुलिस के पास सिर्फ कड़ियाँ थी, पुख्ता सबूत नहीं था अभी, सिर्फ कॉल डिटेल के अलावा। अब संतोष कौन है पहले आप ये जान लीजिए। संतोष वर्ली इलाके में सॉफ्ट टच के नाम से एक स्पा सेंटर चलाता था और उसका मालिक था। और स्पा सेंटर के आड़ में वहाँ जिस्म फरोशी का काम हुआ करता था। स्पा सेंटर में स्पा तो होता ही था,
पर उसकी आड़ में ये जिस्म फरोशी काम हुआ करता था, वहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ रखी जाती थी। अब आरटीआई एक्टिविस्ट गुरु वाघमारे और को ये पता चल जाता है तो आरटीआई की आड़ में संतोष को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब नवी मुंबई में एक और स्पा था जिसे गुरु वाघमारे का वो भी शिकार था, तो आरटीआई एक्टिविस्ट गुरु वाघमारे उसे भी ब्लैकमेल करते हैं, पैसे मांगते हैं। जब वो गुरु वाघमारे को पैसे नहीं देता है तो गुरु वाघमारे, जो कि पुलिस का मुखबिर भी था और आरटीआई एक्टिविस्ट भी था, पुलिस की मदद से स्पा सेंटर को बंद करवा देता है हमेशा हमेशा के लिए। अब संतोष भी स्पा सेंटर का मालिक था, जिसका स्पा सेंटर बंद हुआ वो भी उसका मालिक था, तो दोनों एक ही फील्ड के थे, दोनों एक दूसरे को जानते थे। इधर संतोष गुरु वाघमारे को पैसे दे देकर परेशान हो चुका था, उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुका था। उसे रास्ते समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इस ब्लैकमेलिंग से बचूं तो बचूं कैसे, पर उसे अपना व्यापार भी करना था, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। जितने पैसे उसके पास होते वो गुरु वाघमारे को देता जाता, और वो पैसे देने के चक्कर में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इतना तनाव में आ चुका था कि वो सोचता था कि कभी कभी मैं स्पा सेंटर को ही बंद कर दूँ, पर और भी कोई कारण रहे होंगे, वो स्पा सेंटर बंद कर नहीं पाया क्योंकि उसकी आमदनी का केवल एक ही जरिया था। अब वो जो स्पा सेंटर बंद हुआ था उससे मिलता है और उससे कहता है कि इसे व्यक्ति को ख़त्म करना पड़ेगा, मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो व्यक्ति एक सुपारी किलर को सुपारी दी जाती है 6 लाख रुपए में। 4 लाख रुपए पहले देना बताया जाता है, 2 लाख रुपए बाद में देना बताया जाता है, ऐसा पुलिस जानकारी में आया। तो वो अपने परिचित को बुलाता है और असलम कहता है कि मेरा एक परिचित है, वो 6 लाख रुपए में कत्ल को कर देगा। संतोष उसे 4 लाख रुपए देता है, जिसमें से 1 लाख रुपए असलम रखकर 3 लाख रुपए किलर को देता है। किलर भोपाल से बम्बई पहुंचता है और बम्बई उसके लिए नया था, तो वो लगभग 4 महीने तक संतोष का पीछा करता है और संतोष के बाद फिर गुरु वाघमारे का वो पीछा करना शुरू करता है कि गुरु वाघमारे कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, संतोष से कब मिलता है, वो स्पा में कब पहुँचता है, उसका किस किस लोगों से मिलना है। वे टाइमिंग सारी वो अपनी सेट करता है और प्लानिंग चल रही थी कि वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है और हमें अपने वारदात को कैसे अंजाम देना है। दोनों स्कूटी पर सवार हो जाते हैं। बारिश का समय था तो दोनों रेनकोट पहन लेते हैं। रेनकोट पहनने से 2 फायदे थे कि एक तो चेहरा नहीं दिखेगा और ऊपर से बारिश से भी बचेंगे। स्कूटी जो थी उस पर नंबर नहीं था। वो स्पा सेंटर तक उसका पीछा करते हैं और उधर संतोष पूरे स्टाफ को छुट्टी पर दे देता है, पूरे स्टाफ को घर भेज देता है। अब इधर स्पा सेंटर में गुरु वाघमारे, उनकी गर्लफ्रेंड और संतोष, ये 3 लोग स्पा सेंटर के अंदर मौजूद थे। संतोष ने अपनी गर्लफ्रेंड को इशारा किया, उसकी गर्लफ्रेंड को इशारा किया कि तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, हमें कुछ आपस में बातें करना है। वो तो दोनों कातिल स्पा सेंटर में दाखिल हो जाते हैं। दोनों किलर ने गुरु वाघमारे को मारने के लिए 5,000 रुपये से अधिक का एक नया ब्लेड, तेज धारदार ब्लेड खरीदा था। वो स्पा सेंटर में इंटर मारते हैं। एक आदमी गुरु वाघमारे को पकड़ता है, वो नशे की हालत में वैसे ही था, और दूसरा व्यक्ति उसके गले पर उस ब्लेड को फेर देता है। ये पक्का मारा है कि नहीं, कहीं बच तो नहीं जाएगा, इस अंदेशे में किलर उस ब्लेड से कई बार हाथों पर, पेटों पर, शरीर पर गुरु वाघमारे के कर देते हैं। और जब उन्हें संतुष्टि हो जाती है, पुख्ता हो जाता है कि मर चुका है, तो वहाँ से निकल जाते हैं। गुरु वाघमारे की गर्लफ्रेंड उसी स्पा सेंटर के कमरे में ऊपर सो रही थी। जब वो नीचे आती तो गुरु वाघमारे की लाश उसने सबसे पहली बार उसी ने देखी थी। वो 11 बजे संतोष को फ़ोन करती है। संतोष स्पा सेंटर पहुंचता है और लगभग 2 घंटे बाद 1 बजे पुलिस को फ़ोन करता है। उसने 2 घंटे का समय क्यों लिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मतलब पुलिस को फ़ोन करने वाला संतोष ही था, संतोष ने पुलिस को बताया। अगर ये तीनों ना पकड़े जाते तो संतोष और वो 2 किलर, तो पुलिस के लिए केस बहुत चैलेंजिंग हो जाता। पर पुलिस के लिए केस आसान इसलिए भी हुआ क्योंकि गुरु वाघमारे ने अपनी दोनों जांघों पर फिल्मी स्टाइल में गजनी फिल्म की तरह टैटू
के रूप में 22 लोगों के नाम गुदवा रखे थे और उसके ऊपर लिखा था कि यदि मैं मरता हूँ तो मेरी मौत का जिम्मेदार इन 22 लोगों में से कोई होगा। और उस 22 की लिस्ट में 8वें नंबर पर संतोष का नाम था, जो कि सॉफ्ट टच स्पा सेंटर का मालिक था। इसलिए पुलिस को इन कातिलों को पकड़ने में, इस केस को सुलझाने में आसानी हुई। नहीं तो पुलिस को उन 22 लोगों से पूछताछ करनी पड़ती, बहुत मुश्किल होता है। 30 जुलाई 2024 में इन तीनों को जेल के अंदर भेज दिया गया है। तीनों जेल में हैं और अब इसकी जांच चल रही है, आगे जो भी न्यायालय फैसला देगा। रियल लाइफ में आपने आमिर खान की गजनी देखी और मैंने रियल लाइफ में इस गजनी की कहानी आपको सुनाई। रियल लाइफ में आमिर खान जो गजनी के रूप में थे, उनकी मौत नहीं होती, पर रियल लाइफ में इस गजनी की जान चली गई। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी जान चली जाए और आपके परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भेजें ताकि इसे क्राइम स्टोरी आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक नई कहानी के साथ रात को 8 बजे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।